हाँ, चलिए मित्रों, हम बात करते हैं संविधान यानी भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास। अब देखिए मित्रों, भारतीय संविधान का विकास कैसे होता है और इसमें से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न जो बताया जाएगा वो निश्चित रूप से आपका पटवारी से लेकर अधिकारी तक किसी भी परीक्षा में निश्चित रूप से इससे मिलेगा। हम देखिए, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, यह संविधान के रॉ मटेरियल होते क्या हैं, संविधान के लिए सामग्रियां कहाँ से ली जाती हैं, तो इसके लिए कुछ बातों पर फोकस कर दे रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट हम दे रहे हैं कि संविधान की सामग्री, संविधान की सामग्री माने कोई भी देश, चाहे भारत हो या कोई भी हो, संविधान बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है, उसके क्या रॉ मटेरियल हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं तो देसी परंपराएं रीति रिवाज। देखिए, सर्वप्रथम तो जो संविधान के लिए हमारा बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है कि नियम बनाने के लिए हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, तो देशी परंपराओं रीति रिवाजों को सर्वप्रथम प्रेफरेंस दिया जाता है। क्योंकि आप ये बड़ी बात ही जानते होंगे, जैसे कि एक देसी भाषा में कि जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। तो हमारा जैसा देश है, जैसी परंपराएं हैं, जैसे रीति रिवाज हैं, उसके अनुसार हम नियम बनाएंगे। आगे हम लोग संविधान में देखेंगे कि हमारा जैसा कि हमारी सांस्कृतिक विशेषता है कि भारत में अनेकता में क्या है, एकता है, तो उसके अनुसार संविधान। दूसरी बात आती है कि विभिन्न देशों के संविधानों में जो अच्छे विचार समाहित किए गए हैं उसको हम लोग सामग्री के रूप में लेते हैं। मित्रों देखिए, हम क्या दृष्टिपात कर रहे हैं कि संविधान बनाने के लिए सामग्री क्या होती है या उसके रॉ मटेरियल क्या हैं, कहाँ से लिए जाते हैं। ये सब बड़ी दुर्लभ बातें हैं जिस पर कि हम कम लोग दृष्टिपात करते हैं और किताबों में भी बहुत कम मिलते हैं। और यही सब बातें जब इंटरव्यू में जाते हैं आप या मेंस वगैरह देने जाते हैं तो ये सब बातों पर फोकस करना पड़ता है। तो हम संविधान के लिए सामग्री कहाँ से लेते हैं, तो हमारा जो संविधान बनता है वो देसी परंपराओं रीति रिवाजों पर आधारित होता है। जैसा कि जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है, आप लोग जानते हैं। दूसरी बात, विभिन्न देशों के संविधानों में जो अच्छे विचार होते हैं उसको भी हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसा कि हम आगे बताएंगे कि हमारा संविधान कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, उस पर बात करेंगे। तीसरी बात क्या होती है कि हमारे न्यायपालिका के द्वारा बीच बीच में कुछ ऐसे फैसले दिए जाते हैं जो कि संविधान में लिखित नहीं है और अच्छे फैसले हो जाते हैं, तो उन फैसलों को भी बाद में विधायिका द्वारा कानून का रूप दिया जाता है, वो भी हमारे संविधान के रॉ मटेरियल बनते हैं। तो इस प्रकार से हम करते हैं। अब मित्रों देखिए, हमारा जो ये संविधान विकसित हुआ है या कहाँ से शुरू हुआ है, तो पूर्व की परंपराएं रीति रिवाज चाहे जो भी रहे हों, पूर्व के हमारे संविधान नियम जो भी रहे हों, जैसा कि हिंदू लॉ में स्मृतियाँ रही है और मुस्लिम लॉ में जान ही रहे हैं, मुस्लिम कानून, शरीयत, कुरान, ये सब रहे हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो ये हुआ कैसे बनाया जाए, कैसे संविधान में लिया क्या जाए, तो हमने इसको कहाँ से लिया है, तो 1600 ईस्वी में से जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, तो यहीं से हमारा संवैधानिक विकास का सफर शुरू होता है और इसका पूर्ण किया जाता है 26 जनवरी, पूर्ण रूप से लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो इस संविधान के विकास के जो हम सफर को देखेंगे, चरण को देखेंगे, तो कहाँ से देखेंगे, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर के 26 जनवरी 1950 जो पूर्ण रूप से संविधान के लागू होने तक देखेंगे। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं, तो देखिए, आज अगर हम देखें तो हमारे जो संविधान का जो आधार है वो निसंदेह 1935 का भारत शासन अधिनियम है। 19 यानी लगभग 70% यानी 2/3 हिस्सा जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम है। और किसके द्वारा बनाया गया है, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया।
तो यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उसके जो कार्यकर्ता यहाँ आए थे, उन कार्यकर्ताओं को कैसे रूल रेगुलेशन में रखा जाए, किस डिसिप्लिन में रखा जाए, वही जो नियम बनाए गए और उन्हीं नियमों में बीच बीच में जो सुधार हुए, वही नियम वो सुधार ही हमारे संविधान के क्या हुए, अंग बने। तो हम आगे बढ़ते हैं, जान ही रहे हैं आप लोग। तो अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्थापित हुई, इस पर चर्चा तो हम इतिहास में करेंगे, लेकिन हम संविधान की बात करते हैं, कैसे क्या हो रहा है इसको आप लोग जानिए। अब ये जो नियम बनाया गया, तो अब थोड़ी बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। जैसा कि प्रश्न आ चुका है, पीसीएस में दो बार आ गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन था। तो आप जानते ही हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो रही है। तो जनरली सब लोग जानते होंगे कि उस समय मुगल बादशाह अकबर थे, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि अकबर की मृत्यु क्यों हुई थी 1605 में, कैसे है, इसलिए कि आपको याद रहे। बहुत से लोग भूल जाते हैं, जैसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था, तो लोग सोचने लगते हैं कि कौन रहा। तो आप जब ये जान लेंगे कि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, तो वो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, सीधे आप कह देंगे कि अकबर की मृत्यु जो 5 में हुई, तो उसी समय वो संविधान मानो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। तो घबराइए नहीं, आइए देखते हैं। अब ये जब सफर शुरू हुआ तो उस समय तो डायरेक्टरों का शासन था। कंपनी जब स्थापित हुई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य हुआ करते थे और वहीं डायरेक्टर लोग नियम बना करके भेजते थे, यहाँ लागू होता था। अब बताइए, हजारों मील की दूरी पर बैठा हुआ डायरेक्टर लंदन में, और हम यहाँ बना के गवर्नर भेज दिया। अब इसमें तालमेल नहीं हो पाता था, क्योंकि जो हमारे नियम होते हैं वो देश काल परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। आप लोग इस महामारी में देख रहे होंगे कि किसको प्रधानमंत्री जी हमारे क्या कर रहे हैं, सारे मुख्यमंत्रियों से सुझाव ले रहे हैं कि आप लोगों के यहाँ क्या समस्या, आप लोग क्या कर रहे हैं, और सबसे सुझाव लेके तब नियम लागू कर रहे हैं। तो उसी तरह से अब लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति उड़ीसा की, बंगाल की और यूपी की, बिहार की परिस्थिति को कैसे जान रहा है। तो इस समस्या को देखते हुए क्या हुआ कि पहली बार 1726 ईस्वी में एक नियम, मतलब एक चार्टर पारित किया गया, एक कानून पारित किया गया। और 1726 में इस नियम को पारित करके क्या किया गया, पहली बार भारत में गवर्नरों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि अन्य लोग क्लास पढ़ाते भी हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं, तो उनकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हो जाती है। जबकि बहुत जरूरी हमको जानना कि हमारा जो इस संविधान शुरू हो रहा है और पहली बार भारत में गवर्नरों को कानून बनाने का अधिकार कब मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, 1726 ईस्वी में कानून बनाने का अधिकार मिला। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ का गवर्नर जो है वो यहाँ के देश काल परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ रहा है और वह उसको कानून बनाए। तो ये हुआ, लेकिन इसमें दो चीज रिस्ट्रिक्टेड की गई थी, रोकी गई थी कि जो वह गवर्नर कानून बनाएगा, वह कानून, पहली बात यह है कि किसी भी प्रकार से ब्रिटिश कानून को क्षति न पहुंचाती हो। यानी भारत में जो गवर्नर है विभिन्न क्षेत्रों में, वह देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो कानून बनाएगा, वह कानून किसी प्रकार से ब्रिटिश कानून को नुकसान न पहुंचाए, एक बात। और दूसरी बात ये क्या है कि यह जो कानून बना रहा है वह परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो, उचित हो, यह मामला दिया गया। तो ये पहला शुरुआत हो रही है। इसके बाद तो हम आगे बढ़ते हैं, तो वह जो शुरू हो रहा है वह है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस पर हम चर्चा करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपकी शुरुआत हो चुकी है, तो मित्रों देखिए, आपको रेगुलेटिंग एक्ट, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी हर बात को बखूबी आप लोग समझ रहे होंगे। अगर दिक्कत होगी तो आप लोग शिकायत करिएगा चैनल के माध्यम से, उसको भी समझा जाएगा। बशर्ते यह है कि इतना सरल है कि आप समझते जाइए, कभी नहीं भूलेगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये पारित हुआ है 1773 ईस्वी। देखिए, हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब जब वह नियम था तो ये क्यों आया, ये था तो ये क्यों आया। जब इतना आप सीख जाएंगे तो समझ लीजिए संविधान आप सीख जाएंगे। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आखिरकार पारित क्यों किया गया, तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध जब होता है,
बक्सर का युद्ध। तब बक्सर के युद्ध के द्वारा सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई, यानी सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, सरकारी उपक्रम नहीं था, एक निजी उपक्रम था। और निजी में क्या होता है कि मैक्सिमम लाभ की बात की जाती है, सेवा बाद में। तो जब कंपनी के हाथ में सत्ता चली गई तो जो कंपनी के कार्यकर्ता थे वो क्या किए कि निजी व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, कंपनी के लिए व्यापार न करके निजी व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। परिणाम ये हुआ कि कार्यकर्ता इसके, जैसे कि एक साधारण सेंटेंस में बता दिया जाए कि कार्यकर्ता इसके मालामाल होने लगे और कंपनी जो है घाटे में जाने लगी। तो जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो डायरेक्टरों ने क्या किया कि कंपनी को घाटे से उबारने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने 10 लाख पाउंड का डिमांड किया कि आप हमें 10 लाख पाउंड दीजिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग डूब जाएंगे। जैसा कि आप लोग महामारी में देख रहे हैं, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप दीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह की बात जब किया तो ब्रिटिश सरकार क्या है, वो तो भली भांति जान रही थी कि हमने कुछ लोगों को व्यापारी के रूप में भेजा था और वो जाके वहां सत्ता पा गए हैं, लेकिन जब तक आप गलती नहीं करेंगे हम आप पर शिकंजा कैसे कसेंगे। तो आप हमारे पास आए, हमने आपको कस दिया शिकंजा। तो जब ये पहुंचे 10 लाख लेने के लिए, 10 लाख पाउंड, तो उस समय लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी वहां पे, लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया अवसर है ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसने का, आओ कोई बात नहीं, मैं इसको 10 लाख देता हूं लेकिन नियंत्रण में रखूंगा। अब वही जो आपकी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आता है, एसएससी में भी स्नातक स्तर पर कई बार आ चुके हैं, पीसीएस में आ चुके हैं, सारी परीक्षाओं में आया है कि ईस्ट इंडिया ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर स्थापित किया गया पहला नियंत्रण कौन है, तो यह रेगुलेटिंग एक्ट है। तो जब ये पैसा मांगे तो उसने कहा कि अब हम आप पर नियंत्रण करेंगे, और उस समय कौन था प्रधानमंत्री, लॉर्ड नॉर्थ थे। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड नॉर्थ को माना जाता है। बढ़िया से याद हो गया होगा। तो जब ये अब इसके पॉइंट देख लिया जाए क्या क्या है, तो पहला सर्वप्रथम प्रश्न तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश संसद द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, चाहे ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो भी पूछे बात वही रहेगी। तो ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर स्थापित किया गया यह पहला नियंत्रण था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रश्न याद रखिएगा आप लोग, सारी परीक्षाओं में आता है कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहला नियंत्रण कब स्थापित किया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये चीज। दूसरी पॉइंट क्या हुई थी कि देखिए हमारे यहाँ भारत में अंग्रेजों ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाया था, मुख्यालय बनाया था, जिसमें कि बम्बई है जिसको आज मुंबई कहते हैं, कलकत्ता है और मद्रास। ये 3 इनके प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, प्रेसिडेंसी नगर थे, बम्बई, कलकत्ता और मुख्यालय। और तीनों जगह पे क्या होते थे, गवर्नर होते थे, गवर्नर, गवर्नर और गवर्नर। जीन लिखने का मतलब गवर्नर जानिएगा आप लोग कि बम्बई में गवर्नर होते थे, कलकत्ता में गवर्नर होते थे और ये गवर्नर होते थे। और ये गवर्न कहां से किए जाते थे, लंदन से। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया, यहां पे यह प्रावधान किया गया कि ये तीनों प्रेसिडेंसियों में से कलकत्ता को क्या किया गया, मुख्यालय बना दिया गया, मेन बना दिया गया मुख्यालय। जैसे आप लोग जान लीजिए यदि जिला बड़ा है और 4 एसपी हैं वहां पे, तो एक को एसएसपी मेन बना दिया जाता है। तो उसी प्रकार से आपके 3 मुख्यालय हैं, तो तीनों में से कौन मेन बनाया गया, कलकत्ता को मुख्यालय बना दिया गया और ये बंबई और मद्रास को इसके अधीन कर दिया गया। एक चीज। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया गया कि ये जो कलकत्ता का गवर्नर होगा उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल। यानी कलकत्ता में से अगर बंगाल भी पूछे तो गलत नहीं होगा। यानी कलकत्ता को मुख्यालय बना दिया गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मुख्यालय बनाया गया और कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया कि अब जो कलकत्ता का रहेगा वो गवर्नर जनरल रहेगा।
और ये जो गवर्नर हैं बंबई और मद्रास वाले, ये इसके अधीन रहेंगे। जैसे आज देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल मामला है, समझ रहे होंगे आप लोग बढ़िया से। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी मामले पर बंबई की सरकार कानून, बंबई का गवर्नर कानून बना रहा है, मद्रास का गवर्नर बना रहा है, और उसी मामले पर यदि कलकत्ता में का भी गवर्नर जनरल कानून बना रहा है, तो किसकी मानी जाएगी? कलकत्ता वाले की मानी जाएगी, क्योंकि ये सीनियर है। जैसे आप जिले में देखते होंगे एसपी सिटी और कौन कौन है, लेकिन मेन किसका माना जाता है? एसएसपी का माना जाता है। उसी प्रकार से एक ढंग से जान लीजिए गवर्नर जनरल का मेन माना जाएगा। अब आपका जो छोटे परीक्षाओं में जो प्रश्न आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, तो जनरली मित्रों देखिए हमने बताया ना कि आपको 0 से लेकर और 100 तक बताया जाएगा, और सारी बातों को पूरा बखूबी बताया जाएगा ताकि आपका कहीं भटकाव ना हो और ना अगला कोई टीचर पैदा हो अब समझाने वाला, ये भी जान लीजिए। बस हम तो बार बार कक्षाओं में भी कहा करते हैं कि पैदा होती है तो केवल नौकरी पैदा होती है, बाकी कोई अगला टीचर मैटर न पैदा होता है। तो आइए देखा जाए। अब देखिए जब रेगुलेटिंग एक्ट बना था तो उस एक्ट में ही उसके सदस्यों का नाम लिख दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्ट में ही सदस्यों का नाम लिखा गया था। और वो सदस्य कौन कौन थे तो जान लीजिए आप। वारेन हेस्टिंग्स हैं, वारेन हेस्टिंग्स ये हैं। दूसरा है वारवेल हैं, वारवेल। फिर क्लेवरिंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रांसिस हैं और मानसन हैं। इस तरफ जब पूरी बातें आप जानेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी और रटना नहीं पड़ेगा, सीख लेंगे समझ में। वारेन हेस्टिंग, वारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मानसन, ये 5 सदस्य जो थे इनके नाम रेगुलेटिंग एक्ट में ही लिख दिए गए थे, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था कि जो इसके सदस्य होंगे, गवर्नर जनरल जो होगा वो क्या करेगा? बहुमत से निर्णय लेगा, किसी भी मामले पर बहुमत से निर्णय लेगा। और इसमें होगा क्या? एक गवर्नर जनरल प्लस 4 अन्य सदस्य होंगे, यानी कुल मिला के इसमें 5 सदस्यों का प्रावधान था। अब देखिए मित्रों क्या है कि ये वारेन हेस्टिंग जो थे इनको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अब ये हो क्या रहा था मामला? वारेन हेस्टिंग पहले से ही बंगाल के गवर्नर थे, तो जब बंगाल को मुख्यालय बना दिया गया तो उनके सामने केवल जनरल जोड़ना था, तो उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल। एक बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आईएएस और पीसीएस के लिए कभी भी आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो 5 सदस्य थे उसमें से कौन सदस्य 2 जो थे वो भारत में थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वारेन हेस्टिंग और बारवेल ये दोनों जो थे भारत में थे, और ये 3 सदस्य जो थे वो बाद में आए थे, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मानसन। और ये जो बाद में आते हैं ये तीनों क्या करते हैं कि आपस में मिल गए थे और निर्णय लेना था बहुमत से। तो जब 5 में 3 मिले हुए हैं तो ऑलरेडी बहुमत किसके पक्ष में? पर इस काउंसिल में है। तो इसीलिए देखिए वारेन हेस्टिंग कोई भी निर्णय लिया करता था, कोई भी निर्णय, तो ये उसको पलट देते थे, चाहे रुहेलखंड का मामला हो, अवध के बेगमों का मामला हो, जो बहुत मामले आगे बताया जाएगा, सारे मामलों को इस तीनों ने पलट दिया है। और एट लास्ट ऐसा नौबत आई थी कि एक बार वारेन हेस्टिंग और फ्रांसिस में गोली भी चल गई थी। वारेन हेस्टिंग बौखला करके अपना इस्तीफा भी सौंप दिए थे। ये सभी प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं कि कौन गवर्नर जनरल था जो अपना इस्तीफा जो है सौंप दिया था, बाद में कहा कि नहीं हमने नहीं दिया, हमारे कर्मचारी ने दिया था। तो ऐसे भी प्रश्न आने लगे हैं, ये सब बातों को जानना जरूरी है। तो ये मामले थे। और सब एक इम्पोर्टेंट बात और है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि यदि गवर्नर जनरल भारत में लूट कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। ये भी प्रश्न आ चुका है, ये लोअर 2009 में प्रश्न आया कि वारेन हेस्टिंग और महाभियोग, उस पर महाभियोग ये लिखने के लिए आया था। तो जब आप जानेंगे तभी तो डिफाइन कर पाएंगे कि महाभियोग कैसे चला, इस पर क्यों चलाया गया। तो चूंकि गवर्नर रेगुलेटिंग एक्ट में ही प्रावधान किया गया था कि यदि गवर्नर जनरल भ्रष्टाचार कर रहा है, लूट कर रहा है या बेईमानी कर रहा है,
तो उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग जो भी निर्णय लिया था, परिषद ने क्या किया, उसको पलट दिया था, इसलिए लगा कि ये घुसखोरी और ये सब किया है, तो इस पर लंदन में क्या हुआ था, महाभियोग चला था। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया गया था वो कब किया गया था और किसके अनुसार किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए मित्रों, ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बस ध्यान रखिए, आप लोग बखूबी पढ़िए, एक बार माइंड कंसंट्रेट करके पढ़िए, सारे चीज याद हो जाएंगे। बशर्ते यह है कि बिना मेहनत से कुछ हासिल नहीं होगा, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, इसका मतलब यह कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया था कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग परीक्षाओं में खूब पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में हुई, और किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार पूछता है कि जो यह सुप्रीम कोर्ट बना था उसका मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था, ये बहुत बार आता है, रटे रहिएगा आप लोग। तो एलिजा इम्पे, या कहीं कहीं एलिज इम्पे लिखता है, एलिज इम्पे को इसका पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, और एलिज इम्पे के साथ साथ इसके 3 अन्य सहायक न्यायाधीश बनाए गए थे। अब आप देखिए, एक बार पीसीएस 2006 में प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का जज कौन नहीं था, ये प्रश्न आया है। और उसमें देखिए, बता रहा हूं मित्रों, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि निम्न में से कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का जज कौन नहीं था। उसमें दिया है ए चैम्बर, बी दिया है हाइड, सी दिया है लेमास्ट्रे, और डी दिया है कर्टियस। इसको आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा, यूपीपीसीएस का प्रश्न है कि कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था उसमें से कौन जज नहीं था। तो मित्रों देखिए, चैम्बर, हाइड और लेमास्ट्रे ये तीनों एलिज इम्पे के सहायक थे, तो जाहिर सी बात है कर्टियस इसका नहीं था। ये आपका आंसर है, और निस्संदेह हमें पता है कि आप पहुंच रहे होंगे, कारण कि जो लोग वन लाइनर पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, वो सीधे लिखवा देते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना और पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया। तो प्रश्न बनाने वाला भी समझ रहा है कि ऑलरेडी रटा हुआ है मामला है, अब उसके थोड़ा अंदर घुसो, देखो क्या समझ में आता है। इसीलिए देखिए, बहुत से लड़के, चाहे दरोगा में आप देखिए क्या रिजल्ट रहा, बहुत लोग जीएस में ही फेल हो गए, नहीं उनके भविष्य बन गए होते। तब हर पोर्शन पर जब तक आप बल नहीं देंगे, और आप ये जान लीजिए कि जो कॉमन बातें हैं वो तो सभी जानते हैं, उसके आगे थोड़ा जान लीजिए, वही आपका सिलेक्शन है। तो आप ये भी ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने इन 5 सदस्यों को बताया है, इसको याद रखिए। फिर आप ये देखिए कि कौन कौन बनाए गए थे, ये देखिए इसका क्षेत्राधिकार, इस सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था उसका क्षेत्राधिकार क्या था। तो ये केवल कलकत्ता तक का मामला देखता था, बाहर का मामला तब देखता था, एक कंडीशन था कि बाहर का मामला तभी वो देखता था जब वादी और प्रतिवादी दोनों सहमत होते थे। यानी जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी कहा जाता है, और जिसके खिलाफ दायर किया जाता है वो प्रतिवादी होता है। तो अगर दोनों पक्ष सहमत होता था अन्य क्षेत्रों का, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता था, अन्य क्षेत्रों का नहीं। तो ये केवल कलकत्ता तक का मामला देखता था। तो आइए फिर एक बार थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो गया होगा, आप जानते होंगे। तो देखिए 1700, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप जान रहे होंगे क्यों पारित किया गया। कंपनी को घाटे से उबारने के लिए जब डायरेक्टरों ने ब्रिटिश संसद के सामने आवेदन किया 10 लाख पाउंड का, तो उसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड नॉर्थ वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया कि नियंत्रण स्थापित करते हुए पहला संसदीय इस एक्ट को पारित किया। इस एक्ट में प्रावधान था क्या कि जो आपके तीनों प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास, इसमें बंगाल को मुख्यालय बना दिया गया
और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग को। जैसा कि मित्रों एक बार एसएससी में आया था, थोड़ा गलत पूछ दिया गया था, अब तो खैर जांच होने लगी है प्रश्नों की, नहीं पहले उसी पर मेरिट बन जाया करती थी, बहुत लोगों का भविष्य चौपट हो गया। तो उसमें पूछा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, तो उसमें विलियम बेंटिंग का नाम ही नहीं दिया गया था, जबकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। दोनों में अंतर है, तो इसको आगे हम समझाएंगे। और उस ऑप्शन में बेंटिंग था ही नहीं और वारेन हेस्टिंग को ही इसने सॉल्व कर दिया था। तो इस तरह की बातें आती है, कभी कभी बनाने वालों में भी त्रुटियां हो जाती है, तो इसको भी सुधारना जरूरी है। तो वारेन हेस्टिंग अगर कभी पूछता है कि गवर्नर जनरल कहाँ का था, तो आप लोग बंगाल का बताइएगा, भारत का नहीं बताइएगा, क्योंकि उस समय बंगाल सेंस था। भारत सेंस तब आया, सत्ता केंद्रीय कब बनती आगे बताएंगे, वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनी थी। ये मामले हैं। और सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। एलिजा एम पे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, चैम्बर हाइड और लेमास्ट्रे अन्य सहायक न्यायाधीश बनाए गए। तो इसके बाद देखिए अब इस एक्ट में कमियां क्या आ गई, सबसे बड़ी बात है। तो कमियों में आप देख रहे हैं कि जो बहुमत जो थी, जो बहुमत पर जो निर्णय लेना था वह परिषद के पास हो गई। आज जब काउंसिल के पास हो गई, परिषद के पास बहुमत हो गई, तो कोई भी व्यक्ति लंदन से भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सोच रहा था कौन जाएगा अपनी टांग खिंचवाने वहां पे। पता चला जब परिषद ही सर्वसर्वा है तो हमारा निर्णय ही कुछ नहीं होगा। तब हुआ कि अब क्या किया जाए। तो इस कमियों को सुधारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पारित किया गया जान ही रहे हैं आप। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसके सुधार के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब पिट्स इंडिया एक्ट में आया तो उसमें क्या किया गया था उसका भी प्रावधान बताते हैं। उसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य कर दिए गए, 1 सदस्य को घटा दिया गया। तो हुआ कि जहां भी बराबरी हो जाएगी गवर्नर जनरल को, तो गवर्नर जनरल डिसाइड करेगा, उधर निर्णय हो जाएगा। तो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये सब बहुत कठिन तो नहीं है, बशर्ते समझाया जाए बढ़िया से तो कुछ नहीं है और समझते होंगे। तो अब इसमें क्या किया गया कि एक गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य कर दिए गए और इसी पिट्स इंडिया एक्ट की धाराओं में बंद करके और लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। इंपॉर्टेंट बात है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके धाराओं में बात करके भेजा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के। और कॉर्नवालिस को यह कहा गया था कि आप जा रहे हैं, कहा क्या गया था, ये सीधे आप कह सकते हैं कि एक्ट में प्रावधान ही किया गया था कि अब आप जा रहे हैं वहां पे बंगाल में, तो आप क्या करेंगे कि शांति और सुधारों से संबंधित कार्य करेंगे। सुधारों से संबंधित कार्य करेंगे, यानी अब युद्ध का कार्य नहीं करेंगे आप ऐसा कोई कार्य करिए जिससे भारत में कंपनी को अस्थायित्व मिले, कंपनी वहां स्थायी हो, कंपनी के प्रति लोगों का विश्वास जगे, इसलिए उसको भेजा गया था। तो आप देखते होंगे कॉर्नवालिस के सुधार बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, चाहे उसका न्यायपालिका का सुधार हो, पुलिस सुधार हो और चाहे आपके आर्थिक सुधार हो। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जानते ही हैं का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसको अब आप बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बता रहे हैं, ये प्रश्न आया था आईएएस में, आईएएस 2007 का मेंस का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है और क्या कॉर्नवालिस उसको टाल सकता था। ऐसे प्रश्न देखिए मित्रों, ऐसा है कि ये सब प्रश्न आजकल ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं कि आपको किताबों में रिटन नहीं मिलेगा, वो आपकी समझदारी से ही विकसित होगा। पूछा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, क्या कॉर्नवालिस उसको टाल सकता था। अब आप जब पिट्स इंडिया एक्ट को जानेंगे, उसकी धाराओं को जानेंगे, तो जाहिर सी बात यहां आप कमेंट कर देंगे
भाई टीपू सुल्तान से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा, जबकि कॉर्नवालिस चाहता था इस युद्ध को टाल सकता था। वो कह देता कि नहीं, बिल्कुल हमें तो शांति और सुधारों के लिए भेजा गया, युद्ध के लिए तो भेजा नहीं गया है। लेकिन वो भी अंग्रेजी मानसिकता से प्रेरित था, उसको तो अपना विस्तार करना था। तो खुद कहता है कॉर्नवालिस कि यह युद्ध करना हमारे लिए एक आवश्यक बुराई थी। बुराई तो है लेकिन आवश्यक है, कमेंट किया है कॉर्नवालिस। ये प्रश्न भी आ गया प्री में कि बुराई है लेकिन आवश्यक है। और आपके एसएससी में प्रश्न आ चुका है कि भारत में रंग भेद नीति का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसमें भी नस्ली भेदभाव की मानसिकता थी कि हमारी प्रजाति यहां रहे, इसलिए वो मैसूर युद्ध लड़ा। समझ में आ रहा होगा। तो आपके धाराओं में ही बात करके प्रश्न आ रहे हैं। अब ऐसे प्रश्नों को अगर खोल करके नहीं आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो रटने से और उससे परीक्षा नहीं पास किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, कुछ नहीं है, समझे रहेंगे तो लिखते चले जाइए। ये मामले आए। दूसरी बात क्या हुआ कि अब पहले क्या था कि कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे वो कंपनी का प्रशासनिक मामला भी देखते थे और आर्थिक मामला भी देखते थे। प्रशासनिक आर्थिक दोनों मामले देखते थे। तो इन पर दबाव था ज्यादा, बोझ ज्यादा था। कभी प्रशासन का दबाव पड़ जाता था, कभी अर्थव्यवस्था का दबाव पड़ जाता था। तो इनको अब क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि एक और बना दिया गया सिस्टम, वो बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ अब एक रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा। तो इनके कार्यों को भी डिवाइड कर दिया गया। जैसे जिले में एसपी और डीएम डिवाइड है, तो अब क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया कि आप केवल रेवेन्यू का मामला देखेंगे, राजस्व का मामला देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कर दिया गया कि आप प्रशासन पर नियंत्रण रखेंगे। तो उसने कहा कि अगर दो सिस्टम में बढ़ जाएगा तो हमारे यहाँ जो अनियमितता है वो नहीं हो पाएगी। तो ये सिस्टम था, लेकिन इसमें भी गड़बड़ियां। भाई उनको ब्रिटिश को अपने यहाँ विस्तार करना था ना, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे सिस्टम बनाते चले गए। तो इसको भी सुधारने के लिए फिर आगे बढ़े कि अब क्या किया जाए, कैसे। तो वही बीच बीच में जो हमारे सुधार हुए हैं, ये सुधारते गए, वो हमारे लिए नियम बनते चले गए। अब देखिए आगे फिर क्या आता है, तो 1793 का चार्टर एक्ट आया। क्योंकि कंपनी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, उसके कार्यकर्ता जो है वो बेलगाम होते जा रहे थे, तो इसलिए वो बीच बीच में उनके लिए छोटे छोटे कानून बना बना के चार्टरों में जा रही थी।